हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो हमने बहुत सारे टॉपिक इकोनॉमिक्स के डिस्कस कर लिए हैं और अकाउंटिंग के हमने डिस्कस कर लिए हैं। वो मैंने सारे अपनी प्लेलिस्ट में अलग अलग डाल दिया हुआ है। बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग अलग अलग दो प्लेलिस्ट हैं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसको हम बोल रहे हैं एनपीए। एनपीए होता क्या है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटी। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तब तो आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एसेट का मतलब हमारा होता है वो आइटम जिनका हम अभी भविष्य में आने वाले फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं, और वो जो हमें बिजनेस में फ़ायदा देने वाला है, वो हमारे सारी चीज़ें एसेट में आती हैं। ठीक है, जिसके हम ऑनर होते हैं। दूसरा होता है लाइबिलिटी, जिसका हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं लेकिन उस चीज़ को हमें वापस उसके ऑनर को करनी है, यानी कि हमें उसका रिपेमेंट करना है, तो हमारे क्या आ जाती है? लाइबिलिटी में आ जाती है। तो एसेट के एग्जांपल हैं जैसे कैश, बैंक बैलेंस। तीसरा हमारा आ जाता है डेटर। ठीक है, डेटर क्या होता है आपको पता ही होगा। जैसे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो हम कैश सेल के साथ साथ अपने क्रेडिट सेल भी कर लेते हैं। तो क्रेडिट सेल का जो पैसा, उधारी का जो पैसा हमें भविष्य में मिलने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं? डेटर बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है बीआर, यानी कि बिल्स रिसीवेबल, यानी कि ऐसे कुछ बिल्स हैं जो हमें रिसीव होने वाले हैं भविष्य में, तो उसको हम क्या कहते हैं? बीआर बोलते हैं। उसके अलावा उसके बाद बात करते हैं लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी में हमारे मेनली क्या आता है? क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर का मतलब ये है जिससे हमने अपना रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है उधार में, तो उसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी मतलब हमारी जो ऑब्लिगेशन है, यानी कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको वापस करना हमारी जिम्मेदारी है, तो क्रेडिटर में आ जाता है। उसके अलावा हमारा आ जाता है बिल्स पेबल, यानी कि कोई ऐसे बिल्स हैं जिसका हमें पेमेंट करना है। और उसके अलावा हमारा आ जाता है लोन। लोन को हमें बैंक को इंस्टॉलमेंट के थ्रू वापस करना होता है विद इंटरेस्ट। तो हमारी ये कुछ कुछ लाइबिलिटी होती हैं। चलिए, अब एसेट एंड लाइबिलिटी आपके समझ में आ गया, तो हम एनपीए डिस्कस करते हैं। एनपीए की एक सिंपल सी मैंने यहाँ पे वो परिभाषा दी हुई है। एनपीए इज ए डिफॉल्टर मीन व्हेन ए मैन डिडंट पे हिज ड्यू पेमेंट टू द बैंक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक आदमी बैंक से लोन लेता है, और लोन लेते लेते तब जब तक उसका पेमेंट होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है। तो जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता तो कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको बैंक एनपीए कैटेगरी में डाल देती है। कब डालती है, क्यों डालती है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें दो कंडीशन होती हैं एनपीए डिक्लेयर करने के लिए, कि देखा जाता है कि वो इंडिविजुअल है या वो फार्मर है। ठीक है, फार्मर अलग हो गया, उसके अलावा सारे इंडिविजुअल में आ जाते हैं। इंडिविजुअल के केस में 90 डेज़ के पीरियड लिमिट है, कि आपको उसके बाद एनपीए, जब 90 डेज़ तक आप अपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते तो उसके बाद बैंक आपको एनपीए की कैटेगरी में डाल देता है। ठीक है, और फार्मर के लिए दो कंडीशन है कि आपने किस तरह का लोन लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन लिया हुआ है या लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन आपने लिया हुआ है। अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन आपने लिया हुआ है तो 2 हार्वेस्टिंग पीरियड जब आपकी बीत जाती हैं, है ना, ड्यू डेट से लेके, तो वो आपको एनपीए में डाल दिया जाता है। और लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन में आपको एक क्रॉप सीजन जब आपका बीत जाता है ड्यू डेट से, तो आपको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अभी ओवरव्यू समझो, मैं डिटेल में समझाता हूँ। अब उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन किस किस तरह से होता है। मेनली क्लासिफिकेशन जो होता है एनपीए का, 2 कैटेगरी में होता है। पहला, जब तक आप लोन प्रॉपरली अपना इंस्टॉलमेंट लोन का पेमेंट कर रहे हो तो हमारा आता है स्टैंडर्ड एसेट में। ठीक है, हम अपना प्रॉपर विद इंटरेस्ट अपना इंस्टॉलमेंट हम बैंक को दे रहे हैं, तो हमें स्टैंडर्ड एसेट में है। जब हम अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते हैं तो हम एसएमए में चले जाते हैं। बैंक हमको एसएमए में डाल देता है। एसएमए होता क्या है, एसएमए को हम आगे डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। मैंने क्या कहा, जब तक आप अपना इंस्टॉलमेंट प्रॉपर रूप से जमा कर रहे हो तो आप किस में आते हो? आप आते हो स्टैंडर्ड एसेट में। ठीक है, जब तक आप अपना पेमेंट कर रहे हो स्टैंडर्ड एसेट, जब आप अपना डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि आप अपना इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप बैंक आपको एसएमए में डाल देगा। एसएमए का फुल फॉर्म होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी कि होता क्या है ये?
आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया बैंक के लोन का, तो बैंक एक अकाउंट मेंटेन करता है, उसको ही एसएमए कहा जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। अब इसमें 3 कैटेगरी होती है, एक होती है SMA 0, एक होती है SMA 1 और एक होती है SMA 2। अब ये तीनों होते क्या हैं? जब आपने डिफ़ॉल्ट किया, जब आपकी ड्यू डेट थी, ड्यू डेट से लेके 30 डेज तक, जब आपकी इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट थी उस डेट से लेके 30 डेज तक अगर आप अपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते, या सीधे शब्दों में कहें कि आप पहली इंस्टॉलमेंट अगर आप नहीं दे पाते हो, तो आपको SMA 0 की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद 30 डेज जो आपके बीते, उस 31 डेज से लेके 60 डेज, नेक्स्ट 60 डेज तक अगर आप अपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते, यानी कि दूसरे इंस्टॉलमेंट अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आपको SMA 1 में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट 61 डेज से 90 डेज तक, यानी कि आप अपनी अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो उसको आपको SMA 2 की कैटेगरी में डाल देगा बैंक। ठीक है, 3 कैटेगरी थी, SMA 0, SMA 1, SMA 2, यानी कि SMA मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो SMA 0 कब होता है? जब आप ड्यू डेट से लेके 30 डेज तक अपने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो SMA 0 की कैटेगरी में आते हैं। 31 डेज से लेके 60 डेज, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आप SMA 1 की श्रेणी में आ जाते हो। अगर आप 61 डेज से 90 डेज तक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आप SMA 2 की श्रेणी में आते हो। तो चलो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऊपर, उसको समझते हैं। ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ SMA। पहला है नॉट पेइंग इंस्टॉलमेंट फॉर 30 डेज। 30 डेज तक आपने नहीं किया तो वो SMA 0 में आ जाता है। नॉट पेइंग इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 31 डेज टू 60 डेज, उसको बोलते हैं SMA 1। और जब आप 61 डेज से लेके 90 डेज तक अपने पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो उसको बोलते हैं SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। इसकी कैटेगरी में आपको डाल दिया जाता है। तो आप इसको अगर देखेंगे तीनों को, SMA 0, SMA 1, SMA 2, तो टोटल टाइम पीरियड कितने दिन का होता है? 90 डेज का टाइम पीरियड यहाँ पे हो जाता है SMA 2 के लास्ट तक। तो जब 90 डेज का टाइम पीरियड बीत जाता है, तो हम ऊपर हमने पढ़ा हुआ है 90 डेज का टाइम पीरियड डिफॉल्टिंग का बीत जाता है, तो उसको बैंक क्या घोषित कर देता है? बैंक उसको NPA घोषित कर देता है। ठीक है, NPA डायरेक्ट घोषित नहीं होता। NPA डायरेक्ट डिक्लेयर होने से पहले यहाँ पे 3 कैटेगरी मेंटेन की जाती हैं, SMA 0, SMA 1, SMA 2। जब SMA 2 का टाइम पीरियड बीत जाता है, तो उसके बाद उसको NPA घोषित किया जाता है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे NPA जब डिक्लेयर हो गया, उसकी भी 3 कैटेगरी हैं। अब बैंक क्या करता है? पहले तो बैंक नोटिस देगा। NPA होने के बाद SMA 2 जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही बैंक होप नहीं छोड़ता। वो सोचता है कि हमारे जो लोन है उसकी रिकवरी अभी भी हो सकती है। वो नोटिस पे नोटिस देता है कि आप हमारे जो इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट करिए, पेमेंट करिए, पेमेंट करिए। तो उसको एक होप रहती है कि क्या पता हमारा पैसा रिकवर हो जाए। वो तुरंत तो उस पैसे को राइट ऑफ नहीं कर लेता। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है? 3 तरह के यहाँ पे अकाउंट फिर मेंटेन करता है। एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है डाउटफुल एसेट, और तीसरा होता है लॉस एसेट। ठीक है, 90 डेज तक हमारा SMA 2 हो गया, NPA डिक्लेयर हो गया। उसके बाद जब 91 डेज से लेके अगले 12 महीने तक, ठीक है, जब NPA घोषित हो गया, उसके अगले दिन से लेके नेक्स्ट 12 महीने तक उसको किस में रखा जाता है? सब स्टैंडर्ड एसेट में रखा जाता है। ठीक है, वो जो डिफॉल्टर है उसको। उसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट की जो अवधि थी 12 महीने, जो उसका टाइम था, उस टाइम पीरियड के बाद उसके नेक्स्ट 12 मंथ, यानी कि दूसरे साल उसको रखा जाता है किसमें? डाउटफुल एसेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ईयर में जो डाउटफुल एसेट का टाइम पीरियड था, उसके टाइम पीरियड से लेकर नेक्स्ट 12 मंथ तक उसको लॉस एसेट घोषित कर दिया जाता है, यानी कि लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लॉस एसेट का मतलब आप समझते हैं ना? लॉस माने जो हो गया, खत्म हो गया, जो खो गया, जो घाटा हो गया। लॉस एसेट का मतलब ये है कि इसकी रिकवरी अब हो ही नहीं सकती है, तो उसको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। तो ये 3 कैटेगरी यहाँ पे थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि NPA कैसे होता कैसे है? NPA ऐसे ही होता है, लोन ले लिया बैंक से, विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े जो आपके इन्वेस्टर हैं, ये लोग क्या करते हैं? बैंक से पैसा लेते हैं,
और पेमेंट नहीं करते हैं। इस चक्कर में होता क्या है कि बैंकों के पास में जो पैसा है, जो लोन का पैसा दिया गया उसको एनपीए घोषित करना पड़ता है। और ये छोटी मोटी मात्रा में नहीं, बहुत बड़ी जो इसका जो आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है एनपीए का। तो चलो ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन आपको ये क्लियर है कि एनपीए होता क्या है, एनपीए कितने टाइप का होता है और एनपीए कैसे कैसे घोषित होता है। तो एक ओवरव्यू मैं फिर से दे देता हूँ। एनपीए होता क्या है? एनपीए इज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो होता ये है कि जब आप बैंक से लोन लेते हो और उसका इंस्टॉलमेंट प्रॉपर रूप से आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो उसको हम कहते हैं एनपीए। कब तक? 90 डेज का टाइम पीरियड है, तब तक आप पेमेंट नहीं कर पाते तो उसको एनपीए डिक्लेयर दिया जाता है। जब तक आप टाइम टू टाइम अपना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो उसको स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है, और जब आप टाइम पीरियड आपका जो इंस्टॉलमेंट है उसको नहीं दे पाते हो तो वो 90 डेज तक एनपीए बन जाता है। अब 90 डेज तक एनपीए बनने के लिए भी 3 स्टेप यहाँ पे होते हैं। एक होता है SMA 0, एक होता है SMA 1 और एक होता है SMA 2। SMA 0 कब होता है? ड्यू डेट से लेके 30 डेज़ के टाइम पीरियड को हम SMA 0 में डाल देते हैं। अगर 31 डेज से लेके नेक्स्ट 60 डेज तक के पीरियड को हम SMA 1 में डाल देते हैं, और नेक्स्ट 61 डेज से लेकर 90 डेज के पीरियड को हम SMA 2 में डाल देते हैं, और टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे 90 डेज का हो जाता है। और फाइनली इसको हम एनपीए घोषित कर देते हैं। हम का मतलब बैंक घोषित कर देता है, यहाँ पे मैं ही बैंक हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जब 90 डेज का पीरियड टाइम बीत जाता है, उसके बाद होता क्या है? बैंक सोचता है कि क्या पता हमारा पैसा रिकवर हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करता है, जब एनपीए हो गया, एनपीए से लेके नेक्स्ट 12 मंथ तक, यानी कि 90 दिन पूरे हो गए तो 91 दिन से अगले 12 महीने तक उसको किस में रखता है? उस डिफ़ॉल्टर को सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में रखता है। और नेक्स्ट जो सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी है उससे नेक्स्ट है, यानी कि सेकंड ईयर को वो किस में रखता है? डाउटफुल एसेट में रखता है। और जब फाइनली 3rd ईयर बीत जाता है तो उसको लॉस एसेट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। एनपीए इतना मेन इसका एनपीए का इतना ही है। और यहाँ पे आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डिस्कस देयर ऑल योर डाउट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।